Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System. Today is lecture number 12 for the course of Advanced Reinforced Concrete Structures. This course is generally for MSc Civil Engineering. I myself, Engineer Dr. Mohammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today is lecture number 12 and week number 12. So these are your reference text books for this course. इन books के अलावा अगर आपके पास डिज़ाइन ऑफ reinforced concrete structure से relevant कोई और book available है तो उसको भी आप use कर सकते हैं. So in our today's lecture we are going to discuss first of all about principles of reinforced concrete design. कि reinforced concrete design के अंदर जो simple basic criterias हैं वो किस तरह से हम follow करते हैं, क्या डिज़ाइन लोडिंग कंसीडर होती हैं, डिज़ाइन के मेथड्स क्या होते हैं, उनको थोड़ा सा रिव्यू करेंगे. उसके बाद हम लोड कॉम्बिनेशंस को डिस्कस करेंगे, सेफ्टी फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, फिर सिंपल बीम्स वगैरह को डिज़ाइन करेंगे. उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इसी लेक्चर के अंदर वो होगा कंटिन्यूस बीम्स के हवाले से कि रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कंटिन्यूस बीम्स जब आप एनालाइज या डिज़ाइन करते हो तो उसमें हम क्या डिज़ाइन मेथड्स को फॉलो करते हैं, किस तरह से लिमिटेशंस को फॉलो किया जाता है, उन तमाम चीज़ों को हमने डिस्कस करना है. सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास आती है वो स्ट्रक्चरल कंक्रीट होती है. वो कंक्रीट जो आप स्ट्रक्चरल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चरल मेंबर्स के अंदर यूज़ करते हैं, उसको हम स्ट्रक्चरल कंक्रीट कंसीडर करते हैं. Structural concrete may be plain, reinforced, pre-stressed or partially pre-stressed. In addition, concrete is used in composite designs also. Composite design is used for any structural member such as columns, beams, whether the member contains a combination of concrete and steel shapes, जिसके अंदर आप different various shapes वगैरह भी use करते हैं. Background of reinforced concrete 1867 में reinforced concrete जोसेफ मोनियर उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी, जिन्होंने गार्डन के टब्स वगैरह जो है पॉट्स ऑफ कंक्रीट बनाए थे आयरन मैश वगैरह यूज करके. उसके बाद 1873 में एक पैटर्न प्रेजेंट किया गया जिसके अंदर reinforced कंक्रीट की ब्रिजेस और टैंक्स वगैरह भी बनाई गई और 4 इयर्स लेटर जो है पैटर्न को यूज़ किया गया जो कि बीम्स और कॉलम्स के हवाले से भी. उसके बाद 1875, उसके बाद 1877 के अंदर डिफरेंट जो है आर्किटेक्ट बिल्डिंग्स और आर्किटेक्चर्स के जो पर्पसेस थे उनके अंदर वेयर हाउसेस वगैरह बनाए गए, उनको सक्सेसफुली यूज़ किया गया एज अ मेथड, एज अ न्यू कंस्ट्रक्शन इनोवेटिव मेथड इन द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. उसके बाद 19th सेंचुरी के स्टार्ट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक वर्क्स इन फ्रांस फॉर अ कमेटी, उन्होंने एक कमेटी डेवलप की जिसके अंदर जो है चीफ इंजीनियर ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस टू एस्टैब्लिश स्पेसिफिकेशंस फॉर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, और 1906 के अंदर जो है वो स्पेसिफिकेशंस पब्लिश की गई. उसके बाद 1928 के अंदर यूजीन फ्रांसिस ने एक टेक्निक जो है डेवलप की जिसको हम प्री स्ट्रेसिंग के नाम से जानते हैं. तो ये एक आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफिकेशंस आती गई हमारी इंडस्ट्री के अंदर कि किस तरह से रीइंफोर्स्ड कंक्रीट 1867 से स्टार्ट हुआ और 1928 तक जो है वो मॉडिफाई होता रहा, मॉडिफाई टेक्नोलॉजीज होती रही आहिस्ता आहिस्ता, और आज जिसको हम कंक्रीट और रीइंफोर्स्ड कंक्रीट और प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के नाम से जानते हैं. उसके बाद 1915 से 1935 के दरमियान जो है डिफरेंट रिसर्च जो है एक्सियली लोडेड कॉलम्स के ऊपर परफॉर्म की गई और क्रीप इफेक्ट, श्रिंकेज इफेक्ट्स, टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चरल बिहेवियर्स इन्वेस्टिगेट किए गए. उसके बाद 1940 के अंदर एसेंट्रिकली लोडेड कॉलम्स वर आल्सो इन्वेस्टिगेटेड और डिफरेंट मेथड्स वगैरह बनाए गए. उसके बाद ये तमाम जो रीइंफोर्स्ड कंक्रीट है उसके लिए अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट जो है डेवलप किया गया जिसके अंदर मॉडिफाई किए गए बिल्डिंग कोड्स वगैरह. उसके बाद हमारे पास हैं एडवांटेजेस के एडवांस रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर या रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के एडवांटेजेस क्या हैं. It has a relatively high compressive strength, it has a better fire resistance than steel, long service life है, low maintenance cost है, और some types of structures such as dams, piers and footings is more economical and structural material. It can be casted to required shape, any shape आप बना सकते हो, making it widely used in precast concrete elements. It yields rigid members with minimum apparent deflection, कि जो आपके rigid members हैं वो आप बना सकते हो कंक्रीट से with minimum possible deflections also. उसके बाद disadvantages हैं कि it has a low tensile strength, approximately around 1/10 of the compressive strength. It needs proper care while mixing, casting and curing, all of which affects the final strength of concrete. उसके बाद जो है अगर पोर्स वगैरह कोई रह जाते हैं तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है कंक्रीट की अफेक्ट होती है. वाटर जो है बेसिकली वो रिक्वायर्ड होता है, या जब हम कंक्रीट को बनाते हैं उस वक्त हम पानी ऐड करते हैं क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन या हाइड्रेशन प्रोडक्ट्स डेवलप करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है.
तो शुरू में कंक्रीट को बनाते वक्त पानी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंक्रीट बन जाने और हार्ड होने के बाद जो है वाटर इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ कंक्रीट, इट इज अ एनिमी ऑफ कंक्रीट। तो उसके बाद जो है द कॉस्ट ऑफ फॉर्म्स यूज्ड टू कास्ट कंक्रीट इज रिलेटिवली हाई, जो फॉर्म वर्क यूज करते हैं उसकी कॉस्ट हाई है। उसके बाद जो आपके डिफरेंट रिपेयरिंग कॉस्ट वगैरह भी एग्जैक्टली जो है वो हायर हैं। इट हैज़ अ लो कंपैरेटिव स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू स्टील व्हिच लीड्स टू लार्ज सेक्शन इन कॉलम्स ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। क्रैक्स डेवलप इन कंक्रीट ड्यू टू श्रिंकेज एंड एप्लीकेशन ऑफ लाइव लोड्स आल्सो। Now what are the codes or standard recommendations suggested from the different organizational bodies? हम कोड्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो प्रायोरिटी है हमारी टू बीइंग अ इंजीनियर इज द सेफ्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि जो आपके यूजर्स हैं उनकी सेफ्टी आपने प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करनी है। उसके लिए टू मैनेज या टू अचीव अ प्रॉपर क्वालिटी ऑफ कंक्रीट हमने डिफरेंट जो है दुनिया ने ऑर्गेनाइजेशनल बॉडीज बनाई हुई हैं, कोड्स बनाए हुए हैं, गाइडलाइंस बनाई हुई हैं, उनको हमने फॉलो करना है। अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो हम अच्छी क्वालिटी की जो प्रोडक्ट है वो डेवलप कर सकते हैं। So most codes specify design loads, allowable stresses, material quality, construction types, and other requirements for building construction. The most significant code for structural concrete design in the US is ACI. ACI 318 basically is used for concrete, and American Concrete Institute 318 जो कि resemble करता है या show करता है different properties। कोड्स ऑफ प्रैक्टिस के अंदर ACI 318 है, ACI कोड है, इंटरनेशनल कोड्स हैं, UBC यूनिफॉर्म बिल्डिंग कोड हैं, स्टैंडर्ड बिल्डिंग कोड हैं, नेशनल बिल्डिंग कोड हैं, बेसिक बिल्डिंग कोड हैं, AASHTO स्पेसिफिकेशंस हैं। उसके बाद अमेरिकन रेलवे इंजीनियरिंग एसोसिएशन है। These codes we are different codes other than USA. We also have a British standards, Indian standards, Pakistani standards, also National Building Code of Canada, German Code of Practice for Reinforced Concrete, उसके बाद जापानीज स्टैंडर्ड्स हैं, ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स हैं, और हर जो डेवलप कंट्रीज हैं उनके स्टैंडर्ड्स वगैरह फॉलो होते हैं। लेकिन थोड़ी सी वेरिएशंस हैं क्योंकि हर कंट्री के अंदर जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो हमारे पास सजेस्टेड स्टैंडर्ड्स वगैरह जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं उसी हिसाब से बनाए जाते हैं। तो पाकिस्तान के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके अंदर मजीद जो मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है उनको हमने जो है एज टू बीइंग अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री हमने उसको मॉडिफाई भी करना है, उसके लिए सजेशंस भी डेवलप करनी है। उसके बाद हमारे पास डिज़ाइन फिलोसफी एंड कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं कि फिलोसफी जो है डिज़ाइन के मेथड्स क्या कहते हैं, उनके अंदर किस तरह से हम गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। डिज़ाइन फिलोसफी एंड कॉन्सेप्ट्स के अंदर द डिज़ाइन ऑफ अ स्ट्रक्चर मे बी रिगार्डेड एज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग प्रॉपर मटेरियल्स एंड प्रोपोर्शनिंग of different elements of the structure according to the state of the art, engineering, science and technology। कि जो आपके मटेरियल्स हैं, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस हैं, मिक्स प्रोपोर्शनिंग है, प्रॉपर मटेरियल्स की क्वालिटी है, उनको आपने किस तरह से चूज करना है। एंड इन ऑर्डर टू फुलफिल द पर्पस द स्ट्रक्चर मस्ट मीट द कंडीशंस ऑफ सेफ्टी, सर्विसिबिलिटी, इकोनॉमी एंड फंक्शनलिटी। ये चार चीजें हमारी ओवरऑल एक फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। सबसे पहली प्रायोरिटी सेफ्टी है, सेफ्टी फर्स्ट, देन सर्विसिबिलिटी, ओवरऑल सर्विसेबल कंडीशंस, स्ट्रक्चर मस्ट बी सर्विसेबल, मस्ट बी फंक्शनल फॉर लॉन्ग टाइम, जो आपने डिस्कस किया, जो आपने डिजाइन ड्यूरेशन रखी है उसके लिए। देन वी हैव इकोनॉमिकल, उसके बाद फंक्शनलिटी है। सो दिस कैन बी अचीव यूजिंग एनी डिजाइन अप्रोच सजेस्टेड इन द फॉलोइंग, कि हम यूनिफाइड डिजाइन मेथड भी यूज कर सकते हैं जिसके अंदर कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है या स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर्स अज्यूमिंग अ फेल्यूर कंडीशन के फेल्यूर मैकेनिज्म को कंसीडर करके यूनिफाइड डिजाइन मेथड को फॉलो किया जाता है। यूनिफाइड डिजाइन मेथड जो है वो उसके अंदर हम एक फेल्यूर मैकेनिज्म कंसीडर करते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, whether there is some additional strength in the bars after yielding, this additional strength is not considered in the analysis of reinforced concrete members. In this approach the actual loads or working loads are multiplied by load factors to obtain the factor design loads। कि कुछ एडिशनल reinforcements हम प्रोवाइड करते हैं जिसको हम फैक्टर लोड्स कंसीडर करते हैं, कि जो लोड एक्चुअली एक्ट करेगा उसको थोड़ा सा बढ़ा के हमने प्रोवाइड करना है। तो ये यूनिफाइड डिजाइन मेथड फर्स्ट एक कॉन्सेप्ट था, अप्रोच थी जिसके जरिए से हम डिजाइन एलिमेंट्स को डेवलप करते थे। उसके बाद सेकंड मेथड जो है वो स्ट्रेंथ डिजाइन मेथड आया जिसके अंदर डिजाइन फॉर अ रीइंफोर्स एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट फ्लेक्सुरल मेंबर्स एंड कंप्रेशन मेंबर्स जो हैं उनको अल्टरनेटिव डिजाइन मेथड या स्ट्रेंथ डिजाइन मेथड या अल्टरनेटिव प्रोविजन मेथड्स के जरिए से ACI ने इंट्रोड्यूस कराया। व्हेन दिस मेथड इज यूज्ड इन द डिजाइन, द डिजाइनर मस्ट एडहियर टू ऑल सेक्शंस एंड सब्स्टिट्यूट अकॉर्डिंगली for the corresponding sections of the code, reinforcement limits, strength reduction factors, load reduction factors,
लोड फैक्टर्स एंड मूवमेंट रिडिस्ट्रीब्यूशंस आर आल्सो अफेक्टेड, कि इसके अंदर डिफरेंट जो कोड्स हैं वो डिफरेंट फैक्टर्स इंट्रोड्यूस कराए गए in terms of reinforcement, in terms of section dimensions, in terms of strength reduction factors and load factors, multiplied factors also. So third approach was the Stratton-tie method. Stratton-tie method is normally used in the case of trusses, जो कि ये concrete members के लिए बनाया गया, जिस तरह से आपके Stratton ties members होते हैं trusses के अंदर. The provisions of this method are introduced in ACI code. It applies effectively in the regions of discontinuity such as support and load applications on beams. Consequently, the structural elements is divided into segments. Different segments के अंदर break करते हैं हम and then analyze using the truss analogy approach, where the concrete resists compressive forces and steel resists as a tensile forces. कि as a Stratton tie के concrete का जो purpose है वो आपकी compressive forces को resist करेगा like a strut, like a column as a compressive member, और जो आपकी टेंसाइल स्टील है या reinforcement है वो आपके टेंसाइल फोर्सेस को resist करेगा like a tie. एंड फोर्थ अप्रोच बेसिकली इज अ वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जिसको हम इलास्टिक डिजाइन मेथड भी कहते हैं, और ये मेथड जो है वो नॉट कॉमनली यूज होता है आजकल. द डिजाइन कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द इलास्टिक थ्योरी अज्यूमिंग अ स्ट्रेट लाइन स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन along the depth of concrete section under service loadings. The members are proportioned on the basis of certain allowable stresses in concrete and steel. The allowable stresses are fractions of the crushing strength of concrete and yielding strength of steel. This method has been deleted from the ACI section. ACI codes. The application of this approach is still being used in the design of pre-stress concrete under service conditions. कि pre-stress के लिए still ये method जो है working stress method successfully use हो रहा है. इसी को फिर बाद में modify भी किया गया था certain जो है वो factors introduce करवा के, लेकिन जो original ये concept था वो stress एक assuming straight line stresses distribution into the member, जो concept जो है delete कर दिया गया था कि reinforced concrete elements के लिए इस method का कोई successful use नहीं है. उसके बाद हमारे पास लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड है. ये स्ट्रेंथ डिजाइन के अंदर ही एक फर्दर स्टेप मॉडिफाई किया गया था. इट इंडिकेट्स द स्टेट ऑफ अ मेंबर इन विच इट सीजेस टू मीट द सर्विस रिक्वायरमेंट सच एज लूजिंग इट्स एबिलिटी टू विथस्टैंड एक्सटर्नल लोड्स और सफरिंग एक्सेसिव डिफॉर्मेशंस, क्रैकिंग्स और लोकल डैमेज. इसी मेथड के अंदर लिमिट्स दी गई, डिफरेंट लिमिटेशंस इंट्रोड्यूस करवाई गई किस मेथड के अंदर, स्ट्रेंथ डिजाइन मेथड के अंदर. तो उसके बाद जो है वो लिमिटेशंस क्या थी कि एक सर्टेन डिफॉर्मेशंस होनी चाहिए, सर्टेन एक्सटर्नल जो लोड्स एक्ट कर रहे हैं उनकी वजह से डिफॉर्मेशंस कितनी होनी चाहिए, क्रैकिंग कितनी है, लोकल डैमेजेस कितने हैं. So according to the limit state design method, reinforced concrete members have to be analyzed with regard to three limiting states. कौन सी load carrying capacity, either in terms of safety, stability and durability, and second is the deformations in terms of deflections, vibrations and impact loadings. उसके बाद थर्ड जो है हमारे पास वो फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स है, कि जो क्रैक्स आप मेंबर के अंदर अपीयर होते हैं वो उनकी क्या लिमिटेशंस हैं, ओवरऑल क्रैक्स कितने होने चाहिए, क्रैक विड्थ, ओपनिंग्स वगैरह कितनी होनी चाहिए, उसको हम स्टडी करते हैं. उसके बाद लोडिंग्स हैं. आप सबको लोडिंग्स का तो ऑलरेडी अंदाज़ा है कि हम कौन कौन सी लोडिंग्स जो हैं कंसीडर कर रहे होते हैं जब हम कोई भी स्ट्रक्चर एनालाइज करते हैं, जिस तरह से डेड लोड है, लाइव लोड है, विंड लोड है, अर्थक्वेक लोड है. तो लोडिंग्स को हम थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं. लोडिंग के अंदर इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर्स के लोड हम कंसीडर करते हैं दैट आर डेड लोड्स एंड लाइव लोड्स. डेड लोड जो है वो सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो आप फिक्स कर देते हो स्ट्रक्चर के साथ, कोई टाइलिंग मटेरियल्स हैं, फिनिश्ड मटेरियल्स हैं, डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, तो ये सारे जो है आपके के अंदर डेड लोड के अंदर आ जाते हैं. लाइव लोड जो है वो मूविंग लोड होते हैं. जो डेड लोड के अलावा जो मूविंग लोड्स हैं वो हमारे लाइव लोड की कैटेगरी के अंदर कंसीडर होते हैं. उसके अलावा जो है हमारे पास स्नो लोड आ जाता है, टेम्परेचर फोर्सेस या विंड के एक्शंस की लोडिंग्स हैं, डायनामिक फोर्सेस हैं, इम्पैक्ट लोड्स हैं, अर्थक्वेक्स हैं, ब्लास्ट लोडिंग्स हैं. तो ये तमाम जो स्टडी अनस्टडी मूवेबल लोड्स हैं, ये तमाम कैटेगरीज जो हैं डिफरेंट लोड्स की क्राइटेरियाज में आते हैं. ये आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है इन तमाम चीज़ों के हवाले से, इस वजह से हमने जस्ट एक ओवरव्यू किया. जब हम लोड डिफरेंट कंसीडर करते हैं तो उसके लिए जो हमारे लोड फैक्टर्स होते हैं वो वेरी कर रहे होते हैं. उन फैक्टर्स को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं या यूज करते हैं एज पर डिजाइन गाइडलाइंस. ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि जब हम डेड लोड और लाइव लोड दोनों कंसीडर करते हैं तो 1.2 इंटू डेड लोड प्लस 1.6 इंटू लाइव लोड का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए आ रहे हैं. लेकिन अगर डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड तीनों कॉम्बिनेशन हों तो ACI क्या कहता है कि अगर आप सिर्फ कंसीडर करते हो
डेड लोड, तो 1.4 कंसीडर होगा फॉर डेड लोड के लिए। 1.2 डेड लोड प्लस 1.6 इंटू लाइव लोड जो है वो कंसीडर होगा फैक्टर लोड के कंडीशन में, अगर डेड और लाइव दोनों हैं। अगर विंड ऐड हो जाता है तो 1.2 इंटू डेड लोड प्लस 1 इंटू लाइव लोड प्लस 1.6 इंटू विंड लोड। अगर डेड और विंड है तो 0.9 इंटू डेड लोड प्लस 1.6 इंटू विंड लोड। इसी तरह से अगर सीस्मिक इन्वॉल्व हो जाता है तो भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, 1.2 डेड लोड प्लस 1 इंटू लाइव प्लस अर्थक्वेक लोड। उसके बाद जो है आपके पास अगर डेड और सिर्फ अर्थक्वेक है तो 0.9 इंटू डेड लोड प्लस 1 इंटू अर्थक्वेक लोड। इसी तरह से यहाँ पे कॉम्बिनेशंस हैं, अगर प्रेशर लोड आ जाता है, अर्थ का लोड आ जाता है, बैकफिलिंग का, फ्लूइड का प्रेशर आ जाता है, या कॉम्बिनेशंस हैं रूफ लाइव लोड का, रेन लोड, स्नोफॉल लोड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ क्रीप, श्रिंकेज एंड डिफरेंशियल सेटलमेंट्स etc। तो आप अब जो क्राइटेरिया सजेस्टेड है नीचे, इन क्राइटेरियाज को आप कंसीडर करते हैं। उसके बाद हमारे पास सेफ्टी प्रोविजंस एंड स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर्स। स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर के एक्चुअल जो स्ट्रेंथ है मटेरियल की, इसका एग्जांपल मैं हमेशा इस तरह से देता हूं कि एवरेज क्लास के अंदर आप डिफरेंट एजेस के बंदे बैठे हो और जो चेयर जिसके ऊपर आप बैठे हैं वो एक जैसी ही चेयर है, एक ही यूनिफॉर्मली लोड कैरी कर सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस चेयर के ऊपर एक 40 kg वेट का बंदा बैठता है या एक 80 kg वेट का बंदा बैठा है तो दोनों के लिए वो चेयर इजीली लोड को कैरी कर रही है। इट मींस के हमने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करा के एक एवरेज लोड कंसीडर करके इसको डिजाइन किया है। तो यहाँ पे सेफ्टी प्रोविजन एंड स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर्स हम किस तरह से कंसीडर करते हैं। अब सेफ्टी प्रोविजन के अंदर जो भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हम बनाते हैं मस्ट ऑलवेज बी प्रोपोर्शनड और डिजाइन्ड टू रेजिस्ट द लोड्स ग्रेटर देन द सर्विस लोड। जो एक्चुअल लोड आपके अप्लाई हो रहे होते हैं उनसे ज़्यादा लोड वो कैरी कर सकते हैं। इसकी वजह से हम डिफरेंट फैक्टर्स इंट्रोड्यूस कराते हैं जो कि हर लोडिंग के हिसाब से इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है, और एक्चुअल लोड कैरिंग कैपेसिटी जो मेंबर के ऊपर अप्लाई होगी उससे वो ज़्यादा थोड़ा सा लोड कैरी कर सकता है। तो ये हमारा सेफ्टी प्रोविजन के हिसाब से हम इसको एक सेफ्टी फैक्टर्स भी कंसीडर करते हैं। इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशंस हैं मस्ट बी कंसीडर्ड इन द डिजाइन टू कंप्यूट द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिजाइन फोर्सेस। जो कि सेफ्टी कॉम्बिनेशंस जो हैं हम ऑलरेडी पीछे स्लाइड्स के ऊपर डिस्कस कराए। द एसीआई कोड्स प्रेजेंट्स एंड स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ लोड फैक्टर्स टू बी यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। इन एडिशन टू लोड फैक्टर्स द एसीआई कोड स्पेसिफाइज another factor to allow an additional reserve in the capacity of structural member के ओरिजिनली मेंबर कितना हैंडल करता है लोड, या हमें कितना लोड जो है वो रेजिस्ट करवाना है, और मेंबर को हम थोड़ा सा मजीद मॉडिफाई कर देते हैं ताकि वो ज़्यादा लोड कैरी कर सके। उसके बाद लोड के अंदर हमारे पास मजीद जो नॉमिनल स्ट्रेंथ्स हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर्स वगैरह गिवन है, उनको हम आगे डिस्कस करते हैं। नॉमिनल स्ट्रेंथ इज ऑफ अ सेक्शन जिसको हम mn से रिप्रेजेंट कराते हैं फॉर फ्लेक्सुरल मेंबर्स कैलकुलेटेड इन अकॉर्डिंग टू द ACI रिक्वायरमेंट, जिसके अंदर हम एक स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं विच इज ऑलवेज लेस देन 1। लेस देन 1 यानी कि जो ओरिजिनली स्ट्रेंथ है अगर आप उसको 0.9 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ओरिजिनली स्ट्रेंथ से थोड़ी सी स्ट्रेंथ उसकी रिड्यूस हो जाएगी। लेट सपोज 100 किलोन्यूटन लोड था तो 0.9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 90 किलोन्यूटन लेट सपोज आ गया। तो हमने जो नॉमिनल इंटेंसिटी डिजाइन करनी है मेंबर के लिए वो हम 0.9 से डिजाइन करते हैं, तो ओरिजिनली वो लोड 100 तक उठा सकता है। तो ये हमारे पास एक सेफ्टी मार्जिन या एक स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर होता है जिसके पर्पसेस क्या होते हैं, टू अलो फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ अंडर स्ट्रेंथ सेक्शंस ड्यू टू वेरिएशंस इन डायमेंशंस, material properties and inaccuracies in the design equations, to reflect the importance of member in the structure, to reflect the degree of ductility and required reliability under the applied loading conditions। के strength reduction factors जो हैं वो हमारे nominal strength जो हम थोड़ी सी reduce करके consider करते हैं, उसमें क्या होता है कि material के अंदर inaccuracies होती है, sometimes मटेरियल जो है वो होमोजीनियस नहीं होता। कंक्रीट का आपको पता नहीं है कि आपने एक मेंबर अगर बनाया है, एक मेंबर आपने फिल किया है बीम पूरा, तो हो सकता है कि एक एंड के ऊपर कंक्रीट बहुत अच्छा हो, मिड में कहीं कंक्रीट जो है वो वीकर हो सकता है और दूसरे एंड के ऊपर हो सकता है कि बेहतर परफॉर्म कर रहा हो। तो डायमेंशंस भी हमारे वेरी कर रहे होते हैं, डिज़ाइन के अंदर कोई छोटी मोटी मिस्टेक भी हो सकती है, और इम्पोर्टेंस क्या है ओवरऑल स्ट्रक्चर की वो भी रिजेंबल कराता है, और रिलायबिलिटी एंड डक्टिलिटी जो है वो दोनों हमारे स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर के अंदर इंपॉर्टेंट वैल्यू प्ले करते हैं।
ये आपके पास डिफरेंट जो है नॉमिनल स्ट्रेंथ्स के लिए स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर्स 5 वैल्यूज गिवन है। टेंशन कंट्रोल सेक्शन के लिए 0.9, कंप्रेशन कंट्रोल सेक्शन के लिए 0.75, प्लेन कंक्रीट शियर एंड टॉर्शन के लिए 0.75, बेयरिंग कंक्रीट 65, उसके बाद जो है स्ट्रट एंड टाई मॉडल्स 1.75। तो इस तरह से हम वैल्यूज को कंसीडर करते हैं। तो स्ट्रक्चरल कंक्रीट एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स हम कंसीडर करते हैं रीइंफोर्स्ड कंक्रीट एलिमेंट्स के, उनको थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। कंक्रीट एलिमेंट्स के अंदर या रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के अंदर आपके एलिमेंट्स हैं, स्लैब्स हो गए, बीम्स हैं, कॉलम्स हैं। ये तमाम मेंबर्स आपको ऑलरेडी पता हैं क्या होते हैं। क्रिटिकल मेंबर्स कौन से हैं, फ्लेक्सुरल मेंबर्स कौन से कहलाते हैं। कॉलम्स जो है उनको क्रिटिकल मेंबर्स कहा जाता है क्योंकि वो डायरेक्टली कंप्रेसिव फोर्सेस को फेस कर रहे होते हैं। उसके बाद फ्रेम्स हैं, फुटिंग्स हैं, वॉल्स हैं, वर्टिकल पैड्स हैं। तो ये आपकी जो ओवरऑल फुटिंग्स वगैरह के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, फाउंडेशन के डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, पाइल्स वगैरह हो जाते हैं जिस तरह से। तो ये तमाम मेंबर्स जो हैं वो हमारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स कंसीडर होता है। उसके बाद स्ट्रक्चरल कंक्रीट डिजाइन। स्ट्रक्चरल कंक्रीट डिजाइन के अंदर सबसे पहला स्टेप जो होता है वो हमारी जनरल प्लानिंग होती है, जो कि आर्किटेक्ट वगैरह हमें एक लेआउट प्लान प्रोवाइड करता है, जिसको हम फिर ओनर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आर्किटेक्ट ने जो प्लान बनाया उसका एग्जीक्यूट करते हैं। Once the architectural plans are approved, the structural engineer then determines the most adequate structural system to ensure the safety and stability of the structure. Different structural options must be considered to determine the most economical solution based on materials available and the soil conditions. और results जो हम achieve करते हैं वो किन criterias के ऊपर होती हैं। मॉडल को आइडियलाइज करने के बाद ओवरऑल जो फ्रेम्स वगैरह डिसाइड होते हैं, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग्स वगैरह जो अप्लाई होती हैं मेंबर के अंदर, उनको हम एस्टिमेट करते हैं। फिर स्ट्रक्चर एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है। इधर आप जो है मैनुअल भी कर सकते हैं और यूजिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स भी आप एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो मूवमेंट्स आती हैं, इंटेंसिटीज हैं, मैक्सिमम मूवमेंट्स हैं, शेयर फोर्सेज हैं, टॉर्शनल फोर्सेज हैं, एक्सियल फोर्सेज हैं, ये तमाम इंटेंसिटीज हम कंसीडर करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। जैसे ही तमाम इंटेंसिटीज हमारे पास आ जाती हैं, उनके बाद हम स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को या रिइंफोर्समेंट्स को डिसाइड करते हैं और एक ड्राइंग्स वगैरह या स्पेसिफिकेशंस की डिटेल शीट्स वगैरह बनाई जाती हैं, जिनकी बेस पे जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या ओवरऑल जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उसको एम्प्लॉय करते हैं और यूटिलाइज करते हैं। सो नाउ वी हैव एनालिसिस एंड डिज़ाइन। के एनालिसिस एंड डिज़ाइन के अंदर क्या हमारे मेथड्स यूज़ होते हैं या क्या गाइडलाइंस हम फॉलो करते हैं। उसके बाद एनालिसिस एंड डिज़ाइन के अंदर हम रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ और डिज़ाइन स्ट्रेंथ दोनों अचीव करने की कोशिश करते हैं कि जो मेंबर हमारा, जो मटेरियल्स या जो सेक्शंस हम यूज़ कर रहे हैं वो कितनी डिज़ाइन स्ट्रेंथ हमें प्रोवाइड करते हैं और कितनी हमें रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ इज डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग द एक्चुअल अप्लाई लोड्स, डेल लोड्स, assumed live loads with the load factors. These loads develop external forces such as moments, shear forces, torsions and axial forces depending on the how these loads actually are acting on the structure. उसके बाद reinforced concrete members के अंदर हमारी जो तीन स्पेसिफिकेशंस या तीन एक फैक्टर्स होते हैं जिनकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके अंदर सबसे पहले सेफ्टी है, दूसरा डिफ्लेक्शंस है, तीसरा क्रैकिंग कंट्रोल है अंडर सर्विस लोडिंग्स। अब रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन के अंदर अजम्पशंस हमारी क्या होती हैं कि मेंबर जो है वो हेटेरोजीनियस है यानी नॉन होमोजीनियस है। उसके अंदर हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिज़ाइन मेथड के हिसाब से जो अजम्पशंस चूज करते हैं वो स्ट्रेंथ इन कंक्रीट एंड स्टील जो है वो सेम कंसीडर की जाती हैं। उसके बाद प्रोपोर्शनल होती हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो हम क्या कंसीडर करते हैं फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्टील ग्रेड्स 29 into 10⁻⁶। प्लेन क्रॉस सेक्शन यानी कि जो प्लेन क्रॉस सेक्शन है वो रिमेन इट विल रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, यानी कि ओवरऑल क्रॉस सेक्शन के ऊपर जो है बेंडिंग के बाद कोई भी असर या फर्क नहीं पड़ रहा। उसके बाद जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट की हम निगलेक्ट करते हैं। मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी या मेथड ऑफ इलास्टिक एनालिसिस अज्यूमिंग दैट द बिहेवियर जो है वो स्ट्रेसेस की जितनी वेरिएशन स्ट्रेस के अंदर आ रही है उतनी ही जो है हमारे पास स्ट्रेंथ्स के अंदर आ रही है। जैसे ही लोड रिमूव होगा मटेरियल वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। उसके बाद जो फेल्यूर स्ट्रेंथ्स हैं कंक्रीट के अंदर वो 0.003 होती हैं मैक्सिमम, जो कि एसीआई की सजेस्टेड है। और जो आप कंपैरेटिव स्ट्रेस ब्लॉक कंसीडर करते हो वो रेक्टेंगुलर, पैराबोलिक या ट्रेपेजॉइडल भी चूज कर सकते हैं। नॉर्मली जो स्टैंडर्ड सजेस्ट करते हैं वो हम रेक्टेंगुलर के हिसाब से कंसीडर करके उसकी ड्राइव इक्वेशंस वगैरह करते हैं। तो ये तमाम एक ओवरव्यू है बेसिकली, ये आप बैचलर लेवल के अंदर ऑलरेडी पढ़ आए हो सारी चीजें।
तो ये हम जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं ताकि आपको जो आज का टॉपिक है कंटिन्यूअस बीम्स का वो डिटेल में समझ में आ सके। अब लेट सपोज हम एक प्लेन बीम कंसीडर करते हैं, प्लेन कंक्रीट बीम जिसके अंदर कोई भी रिइंफोर्समेंट नहीं है। तो जब आपका लोड अप्लाई होता है तो अपर जो हाफ जोन है क्रॉस सेक्शन के अंदर वो कंप्रेशन को फेस करता है और नीचे वाला जो जोन है न्यूट्रल एक्सिस से डाउनवर्ड वो टेंशन को फेस करता है। इसी हिसाब से हम C और T फोर्स अप्लाई करते हैं कि C इज अ कंप्रेसिव फोर्स एंड T इज अ टेंसाइल फोर्स। और ऊपर जो टॉप फाइबर के अंदर कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती हैं, कंक्रीट जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को रेजिस्ट करता है, स्टील जो है वो टेंसाइल स्ट्रेसेस को। तो यहाँ पे स्टील नहीं है, इस वजह से जो टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं वो भी कंक्रीट ने रेजिस्ट करनी है। तो ओवरऑल जो आपकी इंटेंसिटीज है वो किस तरह से शो होती हैं इन द टर्म्स ऑफ प्लेन कंक्रीट बीम। क्योंकि टेंसाइल में कंक्रीट वीकर था तो ये वाला मॉडल जो है वो सक्सेसफुली काम नहीं किया। इसी वजह से हमने सेकंड चीज जो है इंट्रोड्यूस कराई एज अ कंपोजिट मटेरियल, एज अ नॉन हेट्रोजीनियस मटेरियल। तो जो है वो एज अ हेट्रोजीनियस मटेरियल सॉरी, तो स्टील जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया टू रेजिस्ट द टेंशन स्ट्रेसेस इनटू द मेंबर। एग्जैक्टली उसी तरह से अगर आप रीइंफोर्स कंक्रीट बीम कंसीडर करते हैं तो बॉटम टेंसाइल जोन के अंदर हमने स्टील प्रोवाइड कर दी और स्टील की लोकेशन के ऊपर हम टी फोर्स अप्लाई करते हैं जो कि टेंसाइल फोर्स होता है ड्यू टू स्टील। टेंसाइल फोर्स की इंटेंसिटी आपकी क्या होती है, एरिया ऑफ स्टील इनटू यील्डिंग स्ट्रेस ऑफ मटेरियल। और आपका सी और टी फोर्स दोनों अगर इक्वल हैं तो उस केस के अंदर आपका जो मटेरियल है वो स्टेबल पोजीशन के अंदर माना जाता है। उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ फ्लेक्सुरल फेल्यूअर्स, जिसके अंदर सबसे पहला जो है टाइप वो हम टेंशन कंट्रोल सेक्शन कहलाता है, जिसके अंदर तीन टाइप्स के डिफरेंट फेल्यूअर्स होते हैं ऑफ अ स्ट्रक्चरल मेंबर। जिनके अंदर पहला जो है टेंशन कंट्रोल सेक्शन है जिसके अंदर स्टील में रीच इट्स यील्डिंग स्ट्रेंथ बिफोर कंक्रीट रीचेस इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या इस मैक्सिमम स्ट्रेंथ। कि कंक्रीट से पहले स्टील आपका फेल हो जाए उस सेक्शन को बेसिकली हम टेंशन कंट्रोल सेक्शन कहते हैं। यानी कि जो आपका स्टील के अंदर जो यील्डिंग स्ट्रेंथ हैं वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ 0.005 तक पहुंच जाएं और स्टील की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हैं 0.003 वो अचीव ना हो तो उस केस को बेसिकली हम टेंशन कंट्रोल सेक्शन कहते हैं। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कि स्ट्रेंथ डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है, यानी कि कंक्रीट की जो यील्डिंग स्ट्रेंथ हैं वो मैक्सिमम अल्टीमेट स्ट्रेंथ से कम है, लेकिन स्टील की जो यील्डिंग स्ट्रेंथ हैं वो Fy ओवर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि मैक्सिमम जो यील्डिंग स्ट्रेंथ है वहां तक पहुंच जाए तो उसके अंदर जो स्ट्रेस ब्लॉक है वो किस तरह से डेवलप होता है और फेल्यूअर जो है वो आपका टेंशन कंट्रोल फेल्यूअर कहलाता है। सेकेंड टाइप का जो फेल्यूअर है वो बैलेंस सेक्शन कहलाता है, जिसके अंदर आपका स्टील और कंक्रीट दोनों एज अ कंपोजिट बिहेव करते हैं और दोनों एक ही टाइम के ऊपर फेल हो जाएं। यानी कंक्रीट की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हैं वो 0.003 पे पहुंच जाएं और स्टील की मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो यील्डिंग स्ट्रेंथ पे पहुंच जाएं 0.005 पे। तो उस सेक्शन को बेसिकली हम बैलेंस सेक्शन कंसीडर करते हैं। थर्ड जो फेल्यूअर है वो बेसिकली आपका यील्डिंग फेल्यूअर या कंप्रेशन कंट्रोल फेल्यूअर कहलाता है, जिसके अंदर कंक्रीट जो है वो फेल हो जाता है या कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है वो 0.003 पे पहुंच जाती हैं, लेकिन स्टील की जो स्ट्रेंथ हैं वो 0.002 या उससे कम ही रहती हैं, यानी 0.005 पे नहीं पहुंचती। तो उस केस को बेसिकली हम कंप्रेशन कंट्रोल सेक्शन कहते हैं। So now we have a strain limits for tension and compression control section. The design provisions for reinforced and pre-stressed concrete members are based on concepts. कौन से concepts? Tension and compression control section जो कि recommend किए गए थे हमें ACI कोड की तरफ से कि both are defined in terms of net tensile strain. Net tensile strain यानी कि ऐसी टेंसाइल स्ट्रेन जो कि एक्सट्रीम फाइबर के ऊपर टेंशन स्टील के अंदर डेवलप होती है एट अ नॉमिनल स्ट्रेंथ। एक नॉमिनल स्ट्रेंथ के ऊपर एक नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ डेवलप होती है एक्सक्लूसिव ऑफ प्री-स्ट्रेस स्ट्रेंथ। मोर ओवर टू अदर कंडीशंस में डेवलप। अब यहाँ पे जब नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इंट्रोड्यूस करवाई गई तो उसके साथ जो है वो दो कंडीशंस और इंट्रोड्यूस करवाई गई जिसको हम बैलेंस स्ट्रेंथ कंडीशन भी कहते हैं और ट्रांजिशन रीजन कंडीशन भी कहते हैं। ये ट्रांजिशन रीजन और बैलेंस रीजन और नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ किस तरह से काम करते हैं ये मजीद हम आगे देख लेते हैं। अब जब नेट टेंसाइल स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट आया तो स्ट्रेन्स लिमिट्स फॉर टेंशन एंड कंप्रेशन कंट्रोल सेक्शन के लिए चार कंडीशंस इंट्रोड्यूस करवाई गई। नंबर 1 वाज द कंप्रेशन कंट्रोल सेक्शन, वही है जिसके अंदर आर दोज इन विच नेट टेंसाइल स्ट्रेन in the extreme tension steel at a nominal strength is equal to or less than a compression control limit strain at a time when concrete strength reaches at 0.003
कि जो नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ हैं उससे आपकी स्टील के अंदर जो स्ट्रेंथ हैं वो कम है, लेकिन कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ हैं वो 0.003 पे पहुंच जाती हैं। तो उस केस को बेसिकली हम जो है क्या कहते हैं, कंसीडर करते हैं कंप्रेशन कंट्रोल सेक्शन। अब स्टील के केस में नेट कंट्रोल सेक्शन या नेट जो आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हैं वो 0.002 मानी जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कि कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है टॉप फाइबर के अंदर वो 0.003 है, लेकिन स्टील की जो स्ट्रेंथ है वो 0.002 से कम है। तो उस सेक्शन को बेसिकली हम कंप्रेशन कंट्रोल सेक्शन कहते हैं। इसी तरह से सेकंड जो है हमारे पास क्या है, टेंशन कंट्रोल सेक्शन आर दोज सेक्शंस इन विच नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0.005। यानी कि आपकी जो स्टील की टेंशंस हैं या स्टील की स्ट्रेंथ हैं वो 0.005 या उससे ज्यादा हैं, और कंक्रीट जो है वो हम अज्यूम करते हैं कि लेट सपोज वो जस्ट पहुंचा है 0.003 पे, तो उस केस को बेसिकली हम टेंशन कंट्रोल सेक्शन कंसीडर करते हैं। उसके बाद sections in which net tensile strain in the extreme tension steel lies between compression control strain limit 0.002 for yielding F for Fy of 60 ksi and the tension control limit of 0.005 should be constitute the transition region। यानी कि आपका जो स्टील है, बेसिकली स्टील के अंदर जो स्ट्रेंथ हैं वो वेरी कर रही हैं, वो मिनिमम रेंज 0.002 से लेके मैक्सिमम रेंज 0.005 के दरमियान कहीं लाए कर रही हैं। तो उस रीजन को बेसिकली हम एज अ क्या कहते हैं, ट्रांजिशन रीजन स्टेज कंसीडर करते हैं। थर्ड बेसिकली जो फोर्थ क्राइटेरिया है हमारे पास वो है बैलेंस स्ट्रेन कंडीशन विच डेवलप्स इन द सेक्शन व्हेन टेंसाइल स्ट्रेन विद फर्स्ट यील्ड रीचेस अ स्ट्रेन करस्पॉन्डिंग टू द यील्डिंग स्ट्रेन। अगर स्टील की जो स्ट्रेंथ है वो यील्डिंग स्ट्रेन पे पहुंच जाती हैं, और कंक्रीट जो है वो आपका एक्सट्रीम फाइबर स्ट्रेंथ जो है वो 0.003 पे पहुंच जाती हैं, तो उस केस को बेसिकली हम बैलेंस कंडीशन या बैलेंस स्ट्रेंथ जो है वो कंसीडर करते हैं। ये आपके चारों क्राइटेरियाज वगैरह जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन्ड हैं कि कंप्रेशन कंट्रोल के अंदर कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है वो 0.003 से है, लेकिन स्टील की स्ट्रेंथ जो है वो 0.002 या उससे कम है। उसके बाद टेंशन कंट्रोल के अंदर कंक्रीट की स्ट्रेंथ 0.003 लेकिन स्टील की जो है वो 0.005 या उससे ज़्यादा है। टेंशन रीजन के अंदर कंक्रीट की स्ट्रेंथ 0.003 के ऊपर अज्यूम कर रहे हैं, और स्टील जो है वो 0.002 के 0.005 के दरमियान वेरी कर रहा है। और आपका बैलेंस कंडीशन जो है वो इन नॉर्मल केस 0.003 स्ट्रेंथ इन कंक्रीट एंड स्टील के अंदर 0.002, तो वहां पे हमारा बैलेंस कंडीशन कंसीडर होती है। और ट्रांजिशन रीजन जो है वो फ्लेक्सुरल मेंबर के लिए वो आपका स्ट्रेंथ जो है स्टील की वो 0.004 से लेके 0.005 के दरमियान वेरी कर रही होती हैं। So now we have a significance of analysis and design expressions के जो equations हमें suggested हैं reinforced concrete member के लिए। दो approaches हैं, एक analysis of a section, it implies that the dimension and steel used in the section are given and it is required to calculate the internal design moment capacity, जिसके लिए आप सबसे पहले analysis करते हो कि आपके पास let's suppose dimensions given है section के, steel area of steel given है, तो उस हिसाब से आप आइडेंटिफाई करते हो कि ये मेंबर कितनी स्ट्रेंथ अचीव कर सकता है या कितना जो है वो लोड कैरी कर सकता है। तो ये हमारा एनालिसिस सेक्शन कहलाता है। उसके बाद सेकंड जो है वो डिजाइन है। डिजाइन के अंदर हमें एक स्ट्रेंथ गिवन होती है, किसी भी मूवमेंट के अंदर या किसी भी इन टर्म्स ऑफ लोडिंग्स हमें एक डिजाइन मूवमेंट रिक्वायर्ड है। उसके लिए आप सेक्शन प्रपोज करते हो जिसके अंदर आप डायमेंशंस और एरिया ऑफ स्टील दोनों प्रपोज कर रहे होते हो, तो वो हमारा डायमेंशन या डिजाइन के केस के अंदर कंसीडर होता है। उसके बाद हमारे पास जो असल मेथड है वो स्टार्ट होता है इक्विवेलेंट कंपैरेटिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर हम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एक डायग्राम कंसीडर करते हैं। डायग्राम कंसीडर करने के बाद हम स्ट्रेंथ की वैल्यूज और इक्वेशंस वगैरह ड्राइव करते हैं। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपैरेटिव स्ट्रेसेस एट फेल्यूर मे बी अज्यूम्ड टू बी रेक्टेंगुलर, ट्रेपेजॉइडल एंड पैराबोलिक और एनी अदर शेप। अब यहाँ पे स्ट्रेस ब्लॉक आपको नजर आ रहा है, नीचे आपको एक क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है। बीम जो है वो कंप्रेशन एंड टेंशन दोनों को फेस कर रहा था। कंप्रेशन के अंदर स्टील कंक्रीट है, टेंसाइल के अंदर स्टील है। तो यहाँ पे हमने कंसीडर किया कि ओवरऑल इफेक्टिव डेप्थ सेंटर ऑफ स्टील से लेकर टॉप फाइबर तक स्ट्रेंथ की डायग्राम बनाई। तो कंक्रीट के अंदर स्ट्रेंथ जो है वो अज्यूम करते हैं कि 0.003 पे है, और स्टील की जो स्ट्रेंथ है वो यील्डिंग स्ट्रेंथ से ज्यादा है। तो उसको हमने स्ट्रेस का जो ब्लॉक बनाया वो एक पैराबोलिक फॉर्म के अंदर के पूरा का पूरा ऊपर वाला जो रीजन है वो एक पैराबोलिक फॉर्म के अंदर स्ट्रेसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कंक्रीट, और नीचे वाला जो है उसमें कंक्रीट को इग्नोर कर दिया। स्टील की जो लोकेशन थी वहां पे हमने एक T फोर्स अप्लाई किया जो कि इक्वल हो जाता है एरिया ऑफ स्टील इनटू Fy। और सी जो फोर्स है
वो एक कंप्रेसिव फोर्स है, ब्लॉक है, जिसको आप रिप्रेजेंट कराते हो एक सेंट्रॉइड ऑफ द पैराबोलिक के ऊपर एक्ट कर रहा है, जो कोई कंप्रेसिव फोर्स है, और वो डायमेंशन से मल्टीप्लाई करते हैं b, यानी सेक्शन डायमेंशन b इनटू c, आपका न्यूट्रल एक्सिस या कंप्रेसिव जोन का ओवरऑल डेप्थ। A1 बेसिकली इज द टॉप फाइबर डिस्टेंस, जो कि आपका ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेस ब्लॉक का डिस्टेंस है, इनटू कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो ये Z डिस्टेंस क्या है? Z डिस्टेंस जो है वो आपका जो सी फोर्स है, कंक्रीट का जो फोर्स है, वो सेंट्रॉइड ऑफ द पैराबोलिक एक्ट कर रहा है। पहले पैराबोलिक अजम्पशन है, उसके बाद इस पैराबोलिक को फिर हम कन्वर्ट करते हैं टू अ इक्विवेलेंट रेक्टेंगुलर स्ट्रेस ब्लॉक जो है डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास था व्हेन अ बीम इज फेल अबाउट टू फेल, स्टील विल यील्ड फर्स्ट is under reinforced section. If section is over reinforced, concrete crushes first and strain is assumed to be 0.003, which agrees in many tests of the beams and columns। ये ओवरऑल हमारे पास क्राइटेरियाज थे। तो आगे हम कन्वर्ट करते हैं डिफरेंट इक्वेशंस के अंदर। अब जो हमने चीजें अज्यूम की हैं, कंप्रेसिव फोर्स C develops in the compressive zone and T force tension force is develops in the steel zone, जहाँ पे आपका level of steel है। Position of force T is known, क्योंकि आपको steel की location पता है, because it coincides with the center of gravity of steel, whereas the position of compressive force C is not known unless the compressive volume is known and it is center of gravity is located। कि ऊपर वाला जो फोर्स है C, वो आपको कोई आइडिया नहीं है कहाँ लाई कर रहा है, क्योंकि एक पैराबोलिक है, उसके सेंटर पे आ रहा है, उसका ओवरऑल वॉल्यूम पता चलेगा तो हम सेंट्रॉइड के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने अज्यूम किया कि लेट्स सपोज इट इज एट द डिस्टेंस ऑफ Z, जो कि A2 इंटू C के इक्वल है, लेकिन इसको हम कन्वर्ट करते हैं बाद में। अब जो C और T के दरमियान जो मूवमेंट आर्म है, वो एक वर्टिकल डिस्टेंस है बेसिकली, जिसको हम बाद में लाई कराते हैं। इफ कंक्रीट फेल्स, कंक्रीट स्ट्रेंथ जो है वो रीच हो जाएंगी 0.003 पे, एंड स्टील फेल्स एज इन द केस ऑफ बैलेंस सेक्शन, yielding stresses will be equals to actual stresses जो उस मेंबर के अंदर या स्टील की लोकेशन के ऊपर अप्लाई हो रही हैं। अब इस डायग्राम के अंदर आपको तमाम फोर्सेस जो हैं वो क्लियरली नजर आ रहे हैं कि इक्विवेलेंट कंपैरेटिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के जो फोर्सेस हैं वो किस तरह से हम कंसीडर करते हैं। उसके बाद सी फोर्स हमारा कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, और टी फोर्स भी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ये हम ऑलरेडी तमाम चीज़ें सारी डिस्कस कराए हैं प्रीवियस स्लाइड्स के ऊपर। मजीद इसकी क्लियर इमेज जो है वो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर डिस्कस करते हैं। अब इस डायग्राम के अंदर अल्टीमेट फोर्सेस इन द रेक्टेंगुलर सेक्शन जो ओवरऑल डेवलप होते हैं, सेंट्रॉइड तक सी डिस्टेंस था, और सी जो हमने कंपैरेटिव फोर्स जो अप्लाई किया रेक्टेंगुलर ट्रेपेजॉइडल स्ट्रेस ब्लॉक के अंदर या पैराबोलिक स्ट्रेस ब्लॉक के अंदर, तो ये हमारे पास इंटेंसिटीज डेवलप हुई थी जो हमने डिस्कस भी की कि एरिया ऑफ स्टील की लोकेशन के ऊपर आपका टी फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसको हम एरिया ऑफ स्टील इनटू एफ वाई के ऊपर या एफ वाई से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। टी और सी फोर्स दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तभी आपका स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल कंडीशन के अंदर मूव करता है या स्टेबल बिहेव करता है। अब जो स्ट्रेस ब्लॉक हमें पैराबोलिक हमने कंसीडर किया था कि तमाम जो मटेरियल के अंदर जो फोर्सेस हैं, इंटरनल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल्स टू द एक्सटर्नल अप्लाइड इंटेंसिटीज, कि अगर आपके इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल अप्लाइड इंटेंसिटी दोनों इक्वल हैं तो आपका स्ट्रक्चर जो है वो काउंटर बैलेंस हो जाएगा, यानी कि स्टेबल तौर पे काम करेगा। अदरवाइज जो है हमारा स्ट्रक्चर कोई एक मटेरियल क्विकली फेल हो जाएगा। तो हमने जो कंसीडर किया कि जो स्ट्रेस ब्लॉक हमें मिला हुआ था पैराबोलिक, उसको हमने इक्विवेलेंट रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर कन्वर्ट किया, और उसकी जो टॉप विड्थ है स्ट्रेस ब्लॉक की वो 0.85 या 85% ऑफ कंक्रीट कंपैरेटिव स्ट्रेंथ हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कंसीडर करते हैं, और जो उसकी विड्थ है रेक्टेंगुलर बॉक्स की वो आपकी ए डिस्टेंस से हो जाएगी। ए डिस्टेंस बेसिकली क्या हो जाएगा, β1 इंटू सी। सी आपका टॉप फाइबर से सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस है, और ये हमारे पास जो ओवरऑल या न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस है, और β1 जो फैक्टर है वो 0.85 हम यूज करते हैं अगर कंक्रीट की कंपैरेटिव स्ट्रेंथ लेस देन इक्वल्स टू 4000 psi है। अदरवाइज उसी हिसाब से आप 0.05 जो है वो डिडक्ट करते जाते हो जैसे ही कंक्रीट का जंप 1000 psi के हिसाब से बढ़ता जाता है। अब ये हमारे पास ओवरऑल जो एक टाइप जो आपके पास पैराबोलिक रीजन था उसको हमने स्क्वायर रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर या इक्विवेलेंट स्क्वायर रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर कन्वर्ट किया, जिसकी विड्थ ए है। ए से रिप्रेजेंट करा रहे हैं हम। ए जो है वो आपका डिस्टेंस क्या है, β1 इंटू सी। सी बेसिकली आपका न्यूट्रल डिस्टेंस तक का या न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस है। उसके बाद जो टॉप फाइबर के अंदर कंपैरेटिव स्ट्रेसेस हैं कंक्रीट की, वो 85% ऑफ कंक्रीट कंपैरेटिव स्ट्रेंथ है। सी जो टोटल फोर्स है रिवाइज्ड, वो आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कंसीडर कर रहे हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो उसके सेंट्रॉइड के ऊपर सी फोर्स अप्लाई होगा,
जिसकी इंटेंसिटी आप कैलकुलेट कैसे करेंगे 0.85, क्योंकि रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो उसका एरिया ले लें आप 0.85 FC डैश इंटू ए। बी जो है ओवरऑल उसकी विड्थ है, ताकि 3 डायमेंशनल जो स्ट्रेसेस हैं उनको हम कन्वर्ट कर सकें या कंसीडर कर सकें। नीचे आपको जो 3 डायमेंशनल के डायग्राम के अंदर भी आप देख सकते हैं, जो टी फोर्स है वो आपका वही एरिया ऑफ स्टील इंटू FY रहेगा। जो मूवमेंट आर्म है, मूवमेंट आर्म जो है वो D माइनस Z हो जाएगी। Z बेसिकली आपका ऊपर जो हाफ पोर्शन है वो आपका Z होता है, जो कि A/2, यानी कि टोटल स्ट्रेस ब्लॉक A था तो वो A/2 डिस्टेंस जो है वो आपका Z कहलाता है। उसके बाद सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन के लिए बैलेंस स्टील विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्टील ओवर बैलेंस स्टील रेशियो विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्टील इनटू BD। ये नॉर्मल इक्वेशन, एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल्स टू रो इनटू BD। तो रो ऑफ जो अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एरिया ऑफ स्टील ओवर BD हो जाएगा। सी फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू टेंसाइल फोर्स, टेंशन फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स दोनों इक्वल होंगे। इसी हिसाब से इंटरनल नॉमिनल बेंडिंग मोमेंट, जो मटेरियल आपका या सेक्शन आपका नॉमिनल मोमेंट को रेजिस्ट करेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स आपके पास क्या था, C है। एक फोर्स के लोकेशन के ऊपर आप मूवमेंट लेते हो तो दूसरा फोर्स जो है वो उस हिसाब से मूव करके उसका मूवमेंट आर्म से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो C फोर्स इंटू D माइनस जेड या T फोर्स इंटू D माइनस जेड। तो ये हमारे पास एक डिस्टेंस बच जाएगा। अल्टीमेट मूवमेंट विल बी इक्वल्स टू नॉमिनल मूवमेंट इनटू स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर, जो हम 5 फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद हमने जैसे रिप्रेजेंट कराया था कि सी फोर्स हमारा 0.85 इंटू FC डैश AB होता है और T फोर्स एरिया ऑफ स्टील इंटू FY। तो इस इक्वेशन के जरिए से आप मजीद इक्वेशंस भी कंसीडर कर सकते हैं कि बैलेंस एरिया ऑफ स्टील विल बी इक्वल्स टू, या बैलेंस स्टील रेशियो विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्टील बैलेंस डिवाइडेड बाय एरिया BD। एरिया ऑफ स्टील बैलेंस डिवाइड बाय एरिया आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। बैलेंस स्टील रेशियो आप अगर ऊपर वाली इक्वेशन से फाइंड आउट करें, वहां पे एरिया ऑफ स्टील अगर हम पुट कर दें रो BD के हिसाब से, तो ये आपका फार्मूला जो है वो रिवाइज हो जाएगा 0.85 FC डैश ओवर FY इंटू 87 डिवाइडेड बाय 87 प्लस FY। इंटरनल मूवमेंट हमारे पास जो फार्मूला था वो आपको ऑलरेडी पता है। ए आप किस तरह से आइडेंटिफाई करते हो, एरिया ऑफ स्टील इंटू FY ओवर 0.85 FC डैश इंटू AB FC डैश इंटू B। उसके बाद टोटल नॉमिनल मूवमेंट की इक्वेशन के अंदर हम इन फार्मूलाज को पुट करते हैं। ए की वैल्यू जब आपने अप्लाई की तो नॉमिनल इक्वेशन जो है एरिया ऑफ स्टील इंटू FY D माइनस A/2 जनरेट होती है। फर्दर जो है अगर हम स्ट्रेंथ का RU फैक्टर इंट्रोड्यूस कराते हैं तो RU विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू स्टील रेशियो FY 1 माइनस स्टील रेशियो FY ओवर 1.7 इंटू FC डैश। अगर हम दोनों इक्वेशंस को फर्दर इक्वेट करते हैं तो A ओवर D विल बी इक्वल्स टू रो FY ओवर 0.85 FC डैश। पीछे आपके पास जनरलाइज एक्सप्रेशंस गिवन थी, अगर आप उन एक्सप्रेशन को यूज करते हैं तो RU बैलेंस रेशो, मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट रेशो आप किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, स्ट्रेस ब्लॉक की विड्थ A किस तरह से अचीव करते हैं, ओवरऑल जो हमारे पास बाकी पैरामीटर्स हैं उनको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे जो कंक्रीट की कंपैरेटिव स्ट्रेंथ और यील्डिंग स्ट्रेंथ स्टील की कंसीडर करने के बाद बैलेंस्ड रीइंफोर्समेंट रेशियो और मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट रेशियो और RU फैक्टर, ये आपको चंद वैल्यू सजेस्टेड हैं फॉर फ्लेक्चर टेंशन कंट्रोल मेंबर्स। अगर आपको पास कोई भी ये कंडीशन अगर मैच करती है तो रो मैक्सिमम, रो बैलेंस्ड और RU की वैल्यूज आप डायरेक्टली टेबल से भी चूज कर सकते हैं। Simple design examples given है, simply supported beam are having a span length of 20 feet, cross section given है, concrete comparative strength FY 60 KSI. We have to determine the uniformly distributed service load condition on the assuming that del load basically is the self weight of the member, और जो क्रॉस सेक्शन है वो 20 बाय और 12 बाय 20 का है, जिसके अंदर इफेक्टिव डेप्थ 17 इंचेस की है। एरिया ऑफ स्टील 3 8 नंबर की बार्स हैं जिनका एरिया ऑफ स्टील 2.37 इंच स्क्वायर। ये बिल्कुल बेसिक डिजाइन एग्जांपल्स हैं जो कि हम BSc लेवल के अंदर करते हैं। सबसे पहले आपने डिजाइन मूवमेंट स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए आपने एरिया रो स्टील रेशो निकाला, टेबल में से मैक्सिमम रेशो चूज किया, उसके बाद नॉमिनल मूवमेंट का फार्मूला अप्लाई करके नॉमिनल मूवमेंट अल्टीमेट कैपेसिटी निकाली। उसके बाद हमें डिजाइन में कहा गया था कि जो डेड लोड है वो बेसिकली सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर है, जिसके अंदर आपके जो डायमेंशंस थे 20 बाय 12 के, उनको हमने फिट में कन्वर्ट किया, डिवाइड बाय 12 इनटू 150 इज द डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, जो कि डेड लोड हमारे पास 250 पाउंड पर फिट आ गया, जो कि 0.25 की पर फिट है। एक्सटर्नल मूवमेंट हम फाइंड आउट करते हैं कि अल्टीमेट फैक्टर्ड मूवमेंट विल बी इक्वल्स टू 1.2 इनटू डेड लोड प्लस 1.6 इनटू लाइव लोड। जो हमारे पास अल्टीमेट मूवमेंट थी, अब वो 1.2 इनटू वेट आपके पास डेड लोड था, उसकी मूवमेंट जो है वो WL स्क्वायर बाय 8 आप फार्मूला अप्लाई करते हैं। इसी तरह से 1.6 इंटू WL स्क्वायर बाय 8, टोटल मूवमेंट हमारे पास आ गई 15 प्लस 80 इंटू WL। क्योंकि WL हमें गिवन नहीं है लाइव लोड, वो हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद इंटरनल डिजाइन मूवमेंट विल बी इक्वल्स टू एक्सटर्नल डिजाइन लोड्स,
दोनों इक्वेशंस को हमने इक्वेट किया और लाइव लोड हमारे पास टोटल 1.77 की पर फिट आ गया, जो कि हमने इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी थी। इसी तरह से ये हमारे पास सेकंड डिजाइन एग्जांपल है, जिसके अंदर हमने एडिक्वेसी ऑफ द सेक्शन चेक करनी है कि एक सेक्शन हमें 18 इंच की इफेक्टिव डेप्थ और 2.5 इंचेस का कवर है और 10 इंचेस जो है वो अदर डायमेंशन सेक्शन के गिवन है। 3-4 नंबर की बार्स लगी हुई हैं, कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3 KSI और स्टील यील्डिंग स्ट्रेंथ 60-40 KSI। आपको अल्टीमेट मूवमेंट जो है वो 30 की फिट का कैरी कराना है। रेजिस्ट फैक्टर्ड मूवमेंट हमें गिवन है। तो जो सेक्शन हमने प्रोवाइड किया, क्या ये सेक्शन हमारा उसको सेटिस्फैक्टरी फेस कर सकता है या नहीं कर सकता, उस हिसाब से हमने इसको कंसीडर करना है और एडिक्वेसी चेक करनी है सेक्शन की। सबसे पहले हमने रो एरिया ऑफ स्टील को चेक किया या स्टील रेशियो को चेक किया, जो कि बेसिकली एरिया ऑफ स्टील ओवर बीडी होता है। 0.0033 हमारे पास वैल्यू आ गई। उसके बाद मिनिमम एरिया ऑफ स्टील जो है वो 200 बाय मिनिमम स्टील रेशियो बेसिकली वो 200 बाय FY होता है, जो कि 0.005 है। हमारा जो डिजाइन स्टील रेशियो है वो मिनिमम से जो है मिनिमम बेसिकली ज़्यादा है डिज़ाइन रेशो से, तो उस केस के अंदर हम मिनिमम प्रोवाइड करेंगे। तो हमारे पास एरिया ऑफ स्टील मिनिमम विल बी इक्वल्स टू मिनिमम स्टील रेशो इनटू VD। टोटल हमारे पास 0.9 इंच स्क्वायर आ गया। यूज 3 नंबर 5 बार्स एरिया ऑफ स्टील जिनका 0.91 इंच स्क्वायर है, बिकॉज 3 नंबर 4 बार्स आर लेस देन मिनिमम स्पेसिफाइड बाय द कोड। उसके बाद हम मिनिमम या मूवमेंट स्ट्रेंथ चेक करते हैं कि जो हमने जो नई रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड की उस हिसाब से हमारा सेक्शन जो है वो कितनी मूवमेंट को रेजिस्ट कर सकता है। हमने तमाम वैल्यूज को पुट किया नॉमिनल इंटेंसिटी इक्वेशन के अंदर। उसके लिए हमने ए फैक्टर फाइंड आउट किया। ए फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद जो नॉमिनल इंटेंसिटी आई वो 566 की पिंच आ गई, जो कि अराउंड 47.2 की फिट हो जाती है। उसके बाद अल्टरनेटिव सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू ACI कोड, अगर हम 3 नंबर की 4 बार्स जो हैं 3-4 नंबर की बार्स यूज करते हैं जिनका एरिया ऑफ स्टील 0.6 था, उस हिसाब से अगर नॉमिनल इंटेंसिटी कैलकुलेट करते थे तो 31.55 की फिट आ गई थी, जो कि अगेन जो रिक्वायर्ड नॉमिनल मूवमेंट हमारे पास 30 थी उसके लिए इनफ था। लेकिन जो ओवरऑल रेशो हमारे पास डेवलप हो रहा था वो 0.57 इंच स्क्वायर डेवलप हो रहा था। तो इस वजह से हम अगर कह सकते हैं कि जो है हम ओवरऑल स्टील यूज भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम एरिया ऑफ स्टील के हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। नाउ वी हैव अ डिजाइन ऑफ कंटीन्यूअस RC बीम्स। So continuous beams, reinforced concrete buildings consists of different types of structural members such as slabs, beams, columns, and footings. These structural members may be cast in separate units as a precast members, slabs, beams, and columns, or with the steel bars extending from one member to the other, forming a monolithic structure. क्या आप इनको इंडिविजुअल मेंबर के हिसाब से भी डिजाइन कर सकते हैं एज अ सिंपल मेंबर्स, और रीइंफोर्समेंट जो है वो एक मेंबर से दूसरे मेंबर के लिए जो है वो बाहर निकाली जाती है, छोड़ी जाती है, जिसको फिर बाद में कंबाइन किया जाता है। Precast units are designed as structural members on simple supports unless some type of continuity is provided at their ends. In monolithic members, continuity in the different elements is provided and the structural members are analyzed as statically indeterminate structures। कि जो मोनोलिथिक मेंबर्स हैं, जो एक जगह पे एक ही वक्त पे बनाए जाते हैं तमाम मेंबर्स, उनको उनके दरमियान जो कंटिन्यूटी है उसको मेंटेन रखा जाता है, ताकि स्ट्रक्चरल मेंबर्स जो है उनको एनालाइज किया जाए एज एन इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। अब जिस तरह से हमने एनालिसिस एंड डिजाइन वन वे या टू वे स्लैब्स, वन वे तो आप ऑलरेडी BSc में पढ़ते हो, टू वे स्लैब्स हमने डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने डायरेक्ट डिजाइन मेथड के लिए डिफरेंट इक्वेशंस एंड कोफिशिएंट्स वगैरह यूज किए थे कि अगर हम फैक्टर लोड ऑन द स्लैब WUPS, द यूनिफॉर्म लोड ऑन द AB एंड BC पर यूनिट लेंथ इज WU2S प्लस द सेल वेट ऑफ द मेंबर, कि जिस तरह से आप एक यूडियल इंटेंसिटी कंसीडर करते हो उसी तरह से हम यूजुअल इंटेंसिटी को फिर लेंथ से मल्टीप्लाई करके ओवरऑल एक पॉइंट लोड कन्वर्जन कंसीडर करते हैं। इसी तरह से जो है हमने बीम्स के केस के अंदर भी एक डिस्ट्रीब्यूशन को कंसीडर करना है कि ओवरऑल जो डिस्ट्रीब्यूशन है लोड्स के हिसाब से भी और जो हमारी इंटेंसिटीज हैं उनको हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो in two-way rectangular slabs supported by adequate beams on four sides, the floors are transferred to the beams from tributary areas bounded by 45 degrees lines are as shown in figure। कि हम फिगर के अंदर देखते हैं कि ओवरऑल जो डिस्ट्रीब्यूशन है मेंबर्स की वो टू वे स्लैब्स के अंदर किस तरह से हम कंसीडर करते हैं। ये हमारे पास वन वे और टू वे स्लैब के अंदर जो लोडिंग की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम किस तरह से कंसीडर करते हैं कि अगर वन वे स्लैब है तो उसके अंदर वन डायरेक्शन के अंदर आपका लोड जो है वो ट्रांसमिट हो रहा होता है, लेकिन टू वे डायरेक्शन के अंदर 45 डिग्रीज के ऊपर लोड ट्रांसमिट होता है हमेशा।
उसके बाद हम मैक्सिमम मूवमेंट्स इन कंटिन्यूअस बीम्स के लिए सबसे पहले बेसिक एनालिसिस करते हैं. द कंप्यूटेशन ऑफ बेंडिंग मूवमेंट्स एंड shear forces in reinforced concrete beams is generally based on elastic theory. When reinforced concrete sections are designed using the strength design method, the results are not entirely consistent with the plastic analysis. However, the ACI code does not include the provisions for a plastic design or limit design of a reinforced concrete continuous structures except in allowing the movement redistribution. कि जो बेसिक एनालिसिस है वो हम परफॉर्म करते हैं बाय कंसीडरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स, आइदर बाय इलास्टिक एनालिसिस, आइदर बाय प्लास्टिक एनालिसिस. और ओवरऑल जो एसीआई कोड सजेस्ट करता है वो हमें कहता है कि भाई रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवमेंट्स को प्रीफर किया जाए. और रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास जो कोफिशिएंट्स हैं या डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट्स हैं उनको हम किस तरह से कंसीडर करते हैं. उनको हम फर्स्ट ऑफ ऑल चूज करते हैं कि ओवरऑल जो कंडीशंस हैं वो हमारी कौन सी फिट आ रही हैं जो मेंबर हम एनालाइज करने लगे हैं. Second case we have a loading application कि कौन से types of loading in terms of dead load, in terms of live load, in terms of any other additional loads, कौन से लोड जो है वो हमारे मेंबर्स के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं उनको हमने किस तरह से कंसीडर करना है और कंटिन्यूअस मेंबर के तौर पे किस तरह से कंसीडर करना है. उनकी वजह से जो एप्लीकेशन ऑफ लोड से उनको रिडिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से अपीयर करानी है. उसके बाद मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉजिटिव मूवमेंट्स विद इन द स्पैन कि मैक्सिमम पॉजिटिव मूवमेंट ओवरऑल स्पैन के अंदर कहाँ अपीयर हो रही है, मिनिमम पॉजिटिव मूवमेंट कहाँ अपीयर हो रही है. उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मैक्सिमम पॉजिटिव मूवमेंट इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म लोड, एक यूडीएल लोड एक्ट कर रहा है कि परफिट के हिसाब से इट्स एट मिड स्पैन. कि हमें ऑलरेडी पता है कि WL²/8 से हम एक मिड स्पैन के अंदर जो है मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं और मिड स्पैन में हमें एक पॉजिटिव मूवमेंट मिल रही होती है इन द केस ऑफ सिंपल सपोर्टेड बीम. However, if one or both ends are continuous, the restraint at the continuous end will produce a negative moment. क्योंकि जब आपका continuous member होता है तो continuous member के अंदर जैसे हमने slabs के केस में डिस्कस किया था कि जहाँ पे मीडियोकर जो सपोर्ट है मिडिल जोन के अंदर जो सपोर्ट है मेंबर के ऊपर वो रेजिस्ट करता है उस मूवमेंट को, जिसकी वजह से पॉजिटिव मूवमेंट नहीं, वहाँ पे मूवमेंट जो है वो नेगेटिव जनरेट हो रही होती है जहाँ पे अगर इंटरम सपोर्ट्स हैं. So the deflected shape of a continuous beam can be seen in upcoming figures, and a downward deflection indicates a positive movement and the upward deflection indicates the negative movement. किस तरह से वो डायग्राम्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे. इसी तरह से मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉजिटिव मूवमेंट्स के अंदर हम if all the spans deflected downwards are loaded, each load will increase the positive moment at the considered span AB. Therefore, to calculate the maximum positive moment within the span, the live load is placed on that span and on every alternate span on both sides. The factored live load calculated as explained earlier must be added to the factored dead load movement at the same section to obtain the maximum positive movements. कि sometimes जो है अगर तमाम members हमारे downward direction के अंदर deflect हो रहे हैं तो उस cases के अंदर हम members को as a combined treat करते हैं और live loads की intensity जो है उनको vary करके भी apply करके check करते हैं कि overall जो deflections हैं वो किस तरह से appear होती हैं member के अंदर. मजीद आगे हमारे पास जो है डिटेल्स वगैरह डायग्राम्स के अंदर गिवन है उनको देखते हैं. इस थ्योरेटिकली बैकग्राउंड को आप पढ़ लीजिएगा अपनी तरीके से. यहाँ पे भी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है, डिफरेंट फिगर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स हैं, उनके लिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस वगैरह गिवन है कि अगर आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम पॉजिटिव मूवमेंट्स विद इन द स्पैन वेरी कर रही हैं तो उस हिसाब से हम किस तरह से उनको कंसीडर करते हैं. हम मजीद फिगर्स के अंदर देखते हैं कि ओवरऑल बिहेवियर जो है वो किस तरह से लाई करता है. अब यहाँ पे ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग्स वगैरह गिवन है कि फिगर ए के अंदर आप देख सकते हैं कि हर स्पैन के सेंटर के अंदर मैक्सिमम पॉजिटिव मूवमेंट और नेगेटिव मूवमेंट जो है वो अपीयर हो रही हैं. उनको हम किस तरह से कंसीडर करते हैं ओवरऑल. इसी तरह से सब मेंबर्स के अंदर वेरिएशन है मूवमेंट्स के अंदर, उनको भी हम चेक अप्लाई करते हैं. उसके बाद कुछ मेंबर्स सी डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि एक स्पैन के ऊपर यूडियल इंटेंसिटीज हैं, उसकी वजह से ओवरऑल मूवमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वेरी कर जाती है. इसी तरह से डी के अंदर हर अल्टरनेट मेंबर के ऊपर जो है वो आपका यूडियल इंटेंसिटीज हैं तो उसी हिसाब से हमारी जो डिफ्लेक्शंस और मूवमेंट्स हैं वो भी वेरी कर जाती हैं. इसी तरह से कंटिन्यूस मेंबर्स के अंदर जो मैक्सिमम इंटीरियर ऑफ द स्पैन्स हैं वहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट्स जनरेट होती हैं, उनको हम किस तरह से कंसीडर करते हैं. और नेगेटिव मूवमेंट्स जनरेट होती हैं सपोर्ट्स के ऊपर, उनको हम किस तरह से कंसीडर करते हैं. ये मजीद डिटेल्स वगैरह यहाँ पे गिवन है, इसको देख लें आप. यहाँ पे कंटिन्यूस मेंबर है लोडिंग फॉर मैक्सिमम नेगेटिव मूवमेंट एट सपोर्ट ए. आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो नेगेटिव मूवमेंट आपकी जो यूडियल इंटेंसिटी है दो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पैनल्स के अंदर FAB जोन के अंदर, वहाँ पे जो ए के ऊपर नेगेटिव मूवमेंट जनरेट होगी उसको हम किस तरह से लाई कराते हैं कि वहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट का मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या है और वहाँ पे हमने किस तरह से ओवरऑल
जो है वो रिइंफोर्समेंट वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम टोटल जो पॉजिटिव और नेगेटिव मूवमेंट्स को कंसीडर करने के बाद हम कंटिन्यूस बीम्स के लिए ओवरऑल मूवमेंट कोफिशिएंट्स वगैरह डिसाइड करते हैं कि ओवरऑल जो अप्रॉक्सीमेट कोफिशिएंट्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से डेवलप होती है। द मूवमेंट्स ऑब्टेन्ड यूजिंग एसीआई कोफिशिएंट्स विल बी समवॉट लार्जर देन द एग्जैक्ट एनालिसिस। उन्हीं कोफिशिएंट्स को आज हमने यूज करना है और ऑब्टेन करनी है डिफरेंट मूवमेंट्स वगैरह। डिजाइन एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। So now we have a design example for continuous beams. So the design example statement, we have the slab beam floor system as shown in figure 1 carries a uniformly distributed load of 130 psf and that load consists of a 80 psf plus self weight of the member. कि self weight के साथ आपने 80 psf ऐड करना है। Using the ACI movement coefficients, design a typical interior continuous beam and draw detailed sections. Use concrete compressive strength of FC-4 KSI and FY of 60 KSI. Beam width we have 12 inches and column dimensions are 12 by 12 inches and slab thickness is assumed as 5 inches. तो ये हमारे पास स्लैब की वजह से या ओवरऑल कॉलम के डायमेंशंस और बीम की विड्थ वगैरह गिवन है और हमने जो है ओवरऑल कोफिशिएंट्स का मेथड यूज करके इंटीरियर कंटिन्यूअस बीम जो है उसको डिजाइन करना है। ये आपको स्पैन लेंथ नजर आ रही है जिसके अंदर पैनल की जो डायमेंशंस हैं वो 12 बाय 24 फीट के पैनल्स हैं और सेंटर के अंदर आप देख सकते हैं ए बी सी डी और इस तरह से जो है सेंटर लाइन के हिसाब से कंटिन्यूअस मेंबर है। जो ए बी सी और डी पॉइंट है वहां से ऑनवर्ड जो है उसी तरह का कंटिन्यूअस एक मेंबर है जो सी डैश बी डैश और ए डैश तरह मूव कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास जो हमने बीम डिजाइन करना है वो इंटीरियर कंटिन्यूअस बीम ए बी सी डी पॉइंट तक हमने डिजाइन करना है और यही चीज जो है वो सिमेट्रिकली आगे मूव हो जाएगी। उसके बाद सबसे पहले हम स्लैब को चेक करते हैं कि द फ्लोर स्लैब एक्ट एज अ वन वे बिकॉज द रेशियो ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्गर स्पैन इज ग्रेटर देन 2, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है तो उस केस के अंदर हम इसको एज अ वन वे ट्रीट कर रहे हैं एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन कंटिन्यूअस स्लैब्स। सो लोड्स ऑन द स्लैब्स, अब स्लैब का अपना जो डेड वेट है वो कितना है, जो स्लैब की वजह से जो डेड वेट अभी अपीयर हो रहा है वो हमारे पास डेड लोड है 5 इंचेस का डिवाइड बाय 12 कन्वर्जन और 150 जो है बेसिकली आपकी डेंसिटी ऑफ कंक्रीट है प्लस 80 पीएसएफ हमारे पास जो है वो डेड लोड हमें गिवन था तो टोटल डेड लोड हमारे पास 142.5 पीएसएफ हो गया। लाइव लोड हमारे पास 130 पीएसएफ है। फैक्टर लोड 1.2 इंटू डेड लोड प्लस 1.6 इंटू लाइव लोड हो जाता है जो कि 379 पीएसएफ। लोड्स ऑन बीम्स, अ टिपिकल इंटीरियर बीम ABC carries slabs loads from both sides of the beam with total slab thickness या slab width of 12 feet। अब जब हमने स्लैब का लोड कंसीडर कर लिया तो जो भी बीम है, अब बीम के ऊपर जो स्लैब है उसका लोड कितना आ रहा है, तो अगर आप एक डायमेंशंस को कंसीडर करें तो जो स्पैन है वो 12 फीट का एक स्पैन डायरेक्शन है, एक साइड के ऊपर एक पैनल है 12 फीट का दूसरी डायरेक्शन के अंदर है और 12 फीट का जो हाफ है वो आपका एक डायरेक्शन के अंदर लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 12 फीट का अदर हाफ दूसरी डायरेक्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसी तरह से जो टोटल स्लैब का वेट है वो 6 फीट प्लस 6 फीट यानी 12 फीट का एक पूरा कंप्लीट पैनल जो है वो हमारे मेंबर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। तो इस वजह से जब हम कंसीडर करते हैं ओवरऑल लोडिंग की इंटेंसिटीज वगैरह तो जब हम डिसाइड करते हैं कि हमने क्या करना है अब, तो फैक्टर लोड ऑन बीम, टोटल बीम के ऊपर कितना फैक्टर लोड आ रहा है वो हमारे पास हो जाएगा 12 इंटू 379। टोटल फैक्टर लोड था स्लैब का 379 और उसके अंदर से 12 फीट के ऊपर हमने कंसीडर करना है प्लस 1.2 इंटू सेल्फ वेट ऑफ द बीम। तो ये हमारे पास जो है टोटल स्लैब का जो वेट है वो बीम के ऊपर एक्ट करेगा 12 टाइम्स 379 क्योंकि 379 जो है वो टोटल स्लैब के उस 12 फीट के पोर्शन का है और यहाँ पे सेल्फ वेट हमने बीम का मजीद ऐड कर देना है। तो यहाँ पे जब हमने मिनिमम थिकनेस ऑफ द फर्स्ट बीम ए बी चेक की, कोफिशिएंट्स को हम बाद में देखते हैं ना, हमने मिनिमम स्लैब थिकनेस चेक की जो कि ए बी पोर्शन के लिए L बाय 18.5 है जो कि फार्मूला आपको ऑलरेडी गिवन है कंडीशंस के लिए ए टेबल A6 के अंदर, वहां से हम चूज कर लेते हैं क्योंकि फर्स्ट जो केस है हमारा वो FY 60 KSI था, उसी हिसाब से हमने चूज कर लिया L बाय 18.5। L हमारे पास 24 फीट है इनटू कन्वर्जन इंचेस के अंदर डिवाइड बाय 18.5, टोटल 15.6 इंचेस जो है वो हमारे पास क्रॉस सेक्शन ओवरऑल डेवलप हो रहा है।
तो यहाँ पे टेबल S6 है जिसके अंदर मिनिमम थिकनेस ऑफ बीम्स एंड वन वे स्लैब्स की बताई गई है। सॉलिड वन वे स्लैब्स को छोड़ दें, आप बीम्स और रिब्ड वन वे स्लैब्स के हिसाब से आप चूज करें। 60 KSI के अंदर सिंपली सपोर्टेड केस हमने अज्यूम नहीं किया, हमारा कंटिन्यूस है, वन एंड जो है हमारी कंटिन्यूस आगे चल रही थी, तो L/18.5 हमने चूज किया था। तो यहाँ से हमें जो है जो L/18.5 हमने चूज किया था उसी हिसाब से जो है वो मिनिमम स्लैब थिकनेस हमारे पास 15 पॉइंट समथिंग इंचेस आ गई। अब L/18.5 से हमें जो 15.6 वैल्यू मिली उसको हमने राउंड अबाउट करके अज्यूम किया कि टोटल डेप्थ ऑफ सेक्शन इज 22 इंचेस एंड द वेब डेप्थ जो हमारे पास टोटल वेब पोर्शन बन रहा है, वो जो बीम का पोर्शन है नीचे वाला, वो हमारे पास 22 माइनस 5 इंचेस, जो कि 5 इंच आपका स्लैब की थिकनेस है, उसको आपने डिडक्ट कर दिया तो टोटल पीछे 17 इंचेस हमारे पास जो है वो बीम की ओवरऑल इफेक्टिव डेप्थ बच गई। सो द फैक्टर लोड ऑन बीम ए बी सी डी, जो आपने चार पोर्शन चूज किए थे बीम के, उनके ऊपर फैक्टर लोड कितना है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो WU इज इक्वल टू फैक्टर लोड विल बी इक्वल टू 12 जो आपकी स्लैब का पोर्शन था 12 फीट का, 6 फीट एक डायरेक्शन में, 6 फीट दूसरी डायरेक्शन में, इनटू 379 जो ओवरऑल स्लैब की वजह से जो एक फैक्टर लोड एक्ट कर रहा था वो हमने कंसीडर किया। उसके बाद प्लस 1.2 किस चीज का, सेल्फ वेट ऑफ द बीम 1.2, उसका बीम के डायमेंशन क्या थे, 17 इंच अभी हमने निकाला, और 12 इंच हमारे पास सेक्शन क्वेश्चन के अंदर गिवन था, डिवाइडेड बाय कन्वर्जन 12 इंटू 12 इनटू 150 जो कि हमारे पास डेंसिटी ऑफ कंक्रीट है। तो टोटल जो फैक्टर लोड बीम के ऊपर एक्ट कर रहा है वो हमारा कितना हो गया, 4804 पाउंड पर फिट या 4.8 किलो पाउंड पर फिट। So now we have to decide movements in ABC beam, यानी कि movements जो है हमारे पास beam ABC portion के अंदर कितनी develop हो रही हैं। The beam is continuous on 5 spans and symmetrical about the center line at point D. Therefore, it is sufficient to design half of the span ABCD because the other half will have similar dimensions and reinforcement. Because the span AB and BC are not equal and the ratio 26/24 is less than 1.2, the ACI moment coefficients can be applied to this beam, क्योंकि रेशोज जो है वो दोनों स्पैन्स के अंदर, एक स्पैन आपका 24 फीट का है, दूसरा स्पैन आपका 26 फीट का है, तो दोनों का जो रेशो है वो 1.2 है, इस इक्वल स्पैन्स नहीं है, उस केस के अंदर हमारे जो ACI मोमेंट कोफिशिएंट्स हैं वो अप्लाई होंगे। मोर ओवर द एडजेसेंट एवरेज ऑफ द clear span is used to calculate the negative moments at the supports. Moments at critical sections can be calculated will be equals to ultimate factor moment will be equals to coefficient into WLN whole square, यानी कि जो फैक्टर लोड है और नॉमिनल लेंथ है उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट, तो हमें उस सेक्शन के अंदर अल्टीमेट फैक्टर मूवमेंट मिल जाएगी। अब यहाँ पे डिफरेंट मूवमेंट कोफिशिएंट्स फॉर कंटिन्यूअस बीम्स एंड स्लैब्स हमें ACI के कोड की तरफ से सजेस्टेड हैं कि लेट सपोज अगर आपका बीम जो है वो एक कंटिन्यूअस मेंबर है लेकिन स्पैंडल बीम के साथ कनेक्टेड है, तो उसके इसके अंदर कोफिशिएंट्स जो है वो हमारे किस तरह से कंसीडर होते हैं। बीम आपका सिर्फ 2 पैनल्स के ऊपर डायरेक्शन या 2 स्पैन्स के ऊपर मूव कर रहा है, तो वहां पे इंटीरियर मूवमेंट्स आपकी किस तरह से हैं, और दोनों इक्वल स्पैन्स हैं। अगर आपका बीम जो है वो एक कंटिन्यूअस स्पैन है लेकिन बीम के तौर पे आप उसको कंसीडर कर रहे हो या ट्रीट कर रहे हो, बीम इज अगेन या स्ट्रिप्स जो है वो डायरेक्टली रेस्ट कर रही हैं दूसरे मेजर मेन बीम्स के ऊपर, तो उस केस में आप किस तरह से ट्रीट करते हैं। और दूसरा जो है वो हमारे पास एक सिंपली केस है जिसके अंदर बीम जो है वो डायरेक्टली कॉलम के ऊपर रेस्ट कर रहे हैं और कंटिन्यूअस मेंबर्स हैं, तो उस केस को हमने कंसीडर किया। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंड सपोर्ट्स हैं, एंड के ऊपर आपके पास मोमेंट कोफिशिएंट -1/16 है और सेंटर जोन के अंदर +1/14, इंटीरियर जोन के अंदर -1/10, +1/16 इंटीरियर, -1/11, -1/11, +1/16, -1/11, और इसी तरह से आप जितने भी स्पैन्स हैं उनके अंदर कंटिन्यूअस कोफिशिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। सो नाउ वी हैव अ मूवमेंट्स इन बीम्स ए बी सी, क्योंकि यहाँ पे दो स्पैन्स हैं, एक बीम ए बी है, दूसरे का स्पैन जो है वो बीम बी सी है, तो उस केस के अंदर जो अल्टीमेट टोटल मूवमेंट है हमारे पास वो कोफिशिएंट इनटू WLN स्क्वायर होती है, यानी कि नॉमिनल लेंथ स्क्वायर इनटू WU हम एज अ मोमेंट या एज अ लोड कंसीडर करते हैं, और कोफिशिएंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है जिसको हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट कोफिशिएंट कंसीडर कर रहे हैं। तो AB पोर्शन के लिए हमारे पास जो नॉमिनल लेंथ है वो कितनी है, 24 फीट का टोटल स्पैन है, जिसके अंदर से बीम जो है हमारे पास विड्थ कितनी है या कॉलम की जो विड्थ है वो 12/12 इंचेस है, तो आप 6 इंच एक तरफ से आप कंसीडर डिडक्ट कर देते हो और 6 इंच दूसरी तरफ से डिडक्ट कर देते हो, तो टोटल आपके पास नॉमिनल लेंथ बच जाएगी, जिस तरह से हमने
ACI का डायरेक्ट डिजाइन मेथड स्लैब्स के अंदर कंसीडर किया था। तो टोटल जो नॉमिनल लेंथ हमारे पास AB बीम के लिए बनी वो 23 फीट बन गई और BC बीम के लिए बन गई 25 फीट, क्योंकि नॉमिनल लेंथ बेसिकली इज अ क्लियर डिस्टेंस जिसके अंदर आप कॉलम के सेंटर से लेके दूसरे कॉलम के सेंटर तक का डिस्टेंस 12 फीट या 24 फीट हमें गिवन था। हमने जो है वो उसको क्लियर एक स्पैन कंसीडर किया है, तो हमने वो डिस्टेंस माइनस कर दिया ओवरऑल। अब हमने एक टेबल बना लिया कि पोर्शन जो हमारे पास A, B, C और D तक बीम था उसके अंदर आपके पास डिफरेंट जो है हमने पॉइंट्स मार्क कर लिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, जिसके अंदर जिसके हिसाब से हमने मूवमेंट कोफिशिएंट फार्मूला वगैरह चूज किया। मूवमेंट कोफिशिएंट आप पीछे डायग्राम के अंदर जो हम स्लाइड नंबर 96 के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, -1/16, सेकंड पॉइंट के ऊपर +1/14, थर्ड पॉइंट के ऊपर -1/10, फोर्थ पॉइंट +1/16, फिफ्थ पॉइंट -1/11 और सिक्स पॉइंट +1/16। टोटल फैक्टर लोड जो आपने पीछे निकाला था स्लाइड्स के अंदर वो 4.8 था तमाम मेंबर्स के लिए। नॉमिनल लेंथ जो AB पोर्शन है उसके लिए कितनी है, 1 पॉइंट के ऊपर 23, सेकंड पॉइंट के ऊपर भी 23, थर्ड पॉइंट के ऊपर जो C पोर्शन है जो आपकी थर्ड पॉइंट है वो दोनों तरफ से बीम कंसीडर हो जाएगा। हाफ बीम एक तरफ से AB पोर्शन का, हाफ बीम BC पोर्शन का, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा, यानी 23 प्लस 25 उसका हाफ करना है आपने, यानी कि एवरेज ले लिया एक किस्म का, या 23 फीट का हाफ आपके पास आ जाएगा तकरीबन 11.5 और 25 का हाफ 12.5, तो दोनों का आप ऐड कर लेते हो दोनों को। इसी तरह से जो रिमेनिंग पोर्शन है उनका आपके पास 25 आ जाएगा। तो जो आपने फार्मूला कोफिशिएंट इनटू फैक्टर लोड इनटू नॉमिनल स्क्वायर आप मल्टीप्लाई करते हो तो टोटल आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव मूवमेंट्स वगैरह की वैल्यूज आ जाती हैं। उसके बाद हम बीम डायमेंशंस एंड इन्फोर्समेंट चूज करते हैं कि मैक्सिमम नेगेटिव मूवमेंट हमारे पास जो वैल्यूज आई थी उनमें मैक्सिमम वैल्यू जो है वो -276.5 की फिट थी। यूज रो मैक्सिमम एज 0.016 एंड उसके लिए RU जो है वो टेबल्स या फिगर आगे नीचे टेबल आपको गिवन है अगली स्लाइड के ऊपर। मैक्सिमम रेशियो आप 0.016 कंसीडर करते हो तो RU आपके पास 740 आता है जो कि टेबल 4.1 से हम चूज करते हैं, अगली स्लाइड के ऊपर है। RU मैक्सिमम हमारे पास 820 है और रो मैक्सिमम 0.01806 है। 5 फैक्टर हम जो है 0.9 कंसीडर करते हैं, तो D हमारा हो जाता है अल्टीमेट मूवमेंट डिवाइड बाय RU इनटू B, और तमाम वैल्यूज को आप जब पुट करते हैं तो टोटल हमारे पास जो इफेक्टिव डेप्थ आ जाती है वो 19.3 इंचेस आ जाती है। FY60 के SI के अंदर अगर आप RU की वैल्यूज को चूज करते हैं और रो जो है वो 0.016 कंसीडर करते हुए तो आपके पास जो है ओवरऑल वैल्यूज या RU का फैक्टर जो है वो आपका इजीली कैलकुलेट हो जाता है। इस टेबल के अंदर भी आपको सजेस्टेड वैल्यूज गिवन है कि अगर आपके पास कंक्रीट कंपैरेटिव स्ट्रेंथ 3 के SI, 4 के SI और 5 के SI है, यील्डिंग स्ट्रेंथ 40 60 75 40 60 75 इसी तरह से हैं, तो उस केस के अंदर भी आप बैलेंस्ड मैक्सिमम रेशोज और जो है ओवरऑल RU की मैक्सिमम वैल्यूज वगैरह भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे इस टेबल से हमने मैक्सिमम वैल्यूज निकाली है RU की जो कि 820 है 60 के SI के लिए, और उसी के हिसाब से जो है वो स्टील का रेशोज वगैरह भी आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद इफेक्टिव डेप्थ जो हमने 19.3 इंचेस निकाली फॉर वन रो ऑफ रीइंफोर्समेंट, टोटल डेप्थ इज 19.3 प्लस 2.5 इंचेस, टोटल इफेक्टिव डेप्थ इज 21.8 इंचेस, वी कैन से दैट इट इज 23 इंचेस, और एक्चुअल डी जो हमने प्रोवाइड की है वो 20.5 इंचेस है, जिसका एरिया ऑफ स्टील अगर आप फाइंड आउट करना चाहो 0.016 इंटू 12 इंटू 19.3 तो टोटल एरिया ऑफ स्टील हमारे पास 3.7 इंच स्क्वायर आ जाता है। यूज 4 नंबर 9 बार्स इन वन रो, और टोटल डेप्थ जो है यूज की है हमने वो 23 इंचेस भी हम कर सकते हैं, विच इज मोर देन 22 इंचेस जो हमने अज्यूम की थी स्टार्ट में, और यहाँ से जो है वो एडिशनल लोड इज नेग्लिजिबल एंड देयर इज नो नीड टू रिवाइज द कैलकुलेशंस। जो हमने ऑलमोस्ट चूज की हैं चीज़ें वो हमारे ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हैं जो रिक्वायर्ड है उसी हिसाब से, और मजीद जो है वो एडिशनल रिवाइज की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से आप मजीद सेक्शंस को भी चेक कर सकते हैं एट सपोर्ट पॉइंट्स के ऊपर कि एज अ रेक्टेंगुलर सेक्शन विद टेंशन रीइंफोर्समेंट प्लेस्ड विद इन द फ्लेंज, द रीइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड एट द सपोर्ट्स आर एज फॉलोज, कि जो आपके D है और B आपको 12 इंचेस गिवन है, जो आपकी सपोर्ट्स हैं 1, 3 एंड 5 वहाँ पे जो नेगेटिव मूवमेंट्स थी वो हमने वैल्यूज रखी, RU वैल्यूज रखी, रो और एरिया ऑफ स्टील हमने कैलकुलेट किया, और नंबर बार जो है नंबर 9 हमने चूज करके टोटल नंबर ऑफ बार्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी। उसके बाद RU जो फैक्टर है वो आप अगर टेबल में से नहीं चूज करते तो ये फार्मूला भी यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। इवन अगर ये फार्मूला हमें मिल जाता है RU और FC डैश और FY हमारे पास नोन है तो उस केस के अंदर बैलेंस्ड रेशो, स्टील रेशो, RU एंड BD स्क्वायर हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। उसके बाद मिड स्पैन को अगर हम एज अ T सेक्शंस कंसीडर करते हैं जहां पे हमारे पास अल्टीमेट मूवमेंट प्लस 187.5 आ रहा था किप वेट, और A जो है हम 1 इंच अज्यूम करते हैं तो इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ जो है वो स्पैन ओवर 4
यानी 72 इंचेस आ रही है। और एरिया ऑफ स्टील हमने जब उस पोर्शन के लिए कैलकुलेट किया तो 2.1 इंचेस 1 इंच स्क्वायर आ गया। ए को हमने दोबारा रीचेक किया तो ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्टील एफ वाई ओवर 0.85 एफ सी डैश इंटू बी, तो टोटल हमारे पास 0.7 इंच आ रहा है। रिवाइज्ड ए गिव्स अस एरिया ऑफ स्टील ऑफ 2.07 इंच स्क्वायर, देयरफॉर यूज 3 नंबर 8 बार्स and area of steel will be equals to 2.35 for all mid span sections, जो कि हमने mid span portions के लिए जो है हमने 3 8 नंबर की बार डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ये हमारे पास कंप्लीट एक डिस्ट्रीब्यूशन है रीइंफोर्समेंट्स की, कि मिड स्पैन पोर्शन के अंदर या बीम के अंदर जो टेंशन रीइंफोर्समेंट्स हैं वो 3 नंबर 8 की बार्स हैं। सपोर्ट के ऊपर हमारे पास रीइंफोर्समेंट जो है वो ऊपर डायरेक्शन के अंदर 4 नंबर 9 की बार्स हमने प्रोवाइड की हैं। और जो आपका 5 इंच की स्लैब है, 18 इंच का ओवरऑल सेक्शन है। और इन्फोर्समेंट जो मिडल स्पैन्स हैं उनके लिए हमारे पास 4 नंबर की 9 बार्स आ रही हैं एज अ मेन इन्फोर्समेंट, जो कि नेगेटिव जो कि सपोर्ट के ऊपर नेगेटिव मूवमेंट्स को रेजिस्ट करेंगे। और जो आपका मेन स्पैन है वहाँ पे हमने 3 नंबर की 8 बार्स प्रोवाइड की हैं। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट जो है एनालिसिस और डिज़ाइन जो है हो जाती है। Now we have an assignment question. Similar example we have here as we have already discussed in the continuous design examples. यहाँ पे जो आपके पास लाइव लोड है वो 130 प्लस R एज योर रोल नंबर है। डेल लोड वही है और स्लैब की थिकनेस जो है वो 6 इंचेस है। उसी हिसाब से आप इसको एज इंटीरियर कंटिन्यूस बीम के हिसाब से डिज़ाइन करेंगे और तमाम सेक्शंस वगैरह डिटेल्स वगैरह ड्रॉ करके आपने एज एन असाइनमेंट सबमिट करना है। इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर गिवन है डिटेल्स वगैरह। ये आपको स्पैन लेंथ नज़र आ रही है जिसके अंदर पैनल की जो डायमेंशंस हैं वो 12 बाई 24 फीट के पैनल्स हैं। और सेंटर के अंदर आप देख सकते हैं ए बी सी डी और इस तरह से जो है सेंटर लाइन के हिसाब से कंटिन्यूस मेंबर है। जो ए बी सी और डी पॉइंट है वहाँ से ऑनवर्ड जो है उसी तरह का कंटिन्यूस एक मेंबर है जो सी डैश बी डैश और ए डैश तरह मूव कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास जो हमने बीम डिज़ाइन करना है वो इंटीरियर कंटिन्यूस बीम ए बी सी डी पॉइंट तक हमने डिज़ाइन करना है और यही चीज़ जो है वो सिमेट्रिकली आगे मूव हो जाएगी। So that's all for today. Thank you very much.